नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी एक दिन का मेहमान। उसने अपना सूटकेस दरवाजे के आगे रख दिया, घंटी का बटन दबाया और प्रतीक्षा करने लगा। मकान चुप था, कोई हलचल नहीं। एक क्षण के लिए भ्रम हुआ कि घर में कोई है कि नहीं और वह खाली मकान के आगे खड़ा है। उसने रुमाल निकालकर पसीना पोंछा, अपना एयरबैग सूटकेस पर रख दिया, दोबारा बटन दबाया और दरवाजे से कान सटाकर सुनने लगा कि पीछे कोई खिड़की हवा में हिचकोले खा रही थी। वह पीछे हटकर ऊपर देखने लगा। दुमंजिला मकान था। लेन के अन्य मकानों की तरह काली छत, अंग्रेजी वी की शक्ल में दोनों तरफ से ढलुआ और बीच में सफेद पत्थर की दीवार, जिसके माथे पर मकान का नंबर एक काली सी बिंदी जैसा टिमक रहा था। ऊपर की खिड़कियां बंद थी और पर्दे गिरे थे। कहां जा सकते हैं इस वक्त? वह मकान के पिछवाड़े गया। वही लॉन, फेंस और झाड़ियां जो उसने 2 साल पहले देखी थी। बीच में विलो अपनी टहनियां झुकाए एक काले बूढ़े रीछ की तरह ऊँग रहा था। लेकिन गैराज खुला और खाली पड़ा था। वे कहीं कार लेकर गए थे, संभव है उन्होंने सारी सुबह उसकी प्रतीक्षा की हो और किसी काम से बाहर चले गए हों। लेकिन दरवाजे पर उसके लिए एक चिट्ठी तो छोड़ ही सकते थे ना। वह दोबारा सामने के दरवाजे पर लौट आया। अगस्त की चुनचुनाती धूप उनकी आंखों पर पड़ रही थी। सारा शरीर चू रहा था। वह बरामदे में ही अपने सूटकेस पर बैठ गया। अचानक उसे लगा सड़क के पार मकानों की खिड़कियों से कुछ चेहरे बाहर झांक रहे हैं और जो उसे देख रहे हैं। उसने सुना था अंग्रेजी लोग दूसरों की निजी चिंताओं में दखल नहीं देते, लेकिन वह मकान के बाहर बरामदे में बैठा था जहां प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं था। इसलिए वह निसंकोच नंगी उन्मुक्तता से उसे घूर रहे थे। लेकिन शायद उनके कौतूहल का दूसरा कारण था। उस छोटे अंग्रेजी कस्बाती शहर में लगभग सब एक दूसरे को पहचानते थे और न केवल अपनी शक्ल सूरत से, बल्कि झूलते झालते हिंदुस्तानी सूट में काफी अद्भुत प्राणी दिखाई दे रहा होगा। वह उसकी तुड़ी मुड़ी वेशभूषा और गर्द पसीने से लथपथ चेहरे से कोई यह अनुमान भी नहीं लगा सकता कि अभी 3 दिन पहले फ्रैंकफर्ट की कॉन्फ्रेंस में उसने अपने पेपर पढ़ा था। मैं एक लुटा पिटा एशियन इमिग्रेंट दिखाई दे रहा हूँ, उसने सोचा और अचानक खड़ा हो गया, मानो खड़ा होकर प्रतीक्षा करना ज्यादा आसान हो। इस बार बिना सोची समझे उसने दरवाजा जोर से खटखटाया और तत्काल हक्का बक्का होकर पीछे हट गया। हाथ लगते ही दरवाजा खट से खुल गया। जीने पर पैरों की आवाज सुनाई दी और दूसरे क्षण वह चौखट पर उसके सामने खड़ी थी। वह भागते हुए सीढ़ियां नीचे उतरकर आई थी और उससे चिपट गई। इससे पहले वह पूछता, क्या तुम भीतर थी? और वह पूछती, तुम बाहर खड़े थे? उसने अपने धूल सरे लस्तम पस्तम हाथों से उसके दुबले कंधे को पकड़ लिया और लड़की का सिर नीचे झुकाया और उसने अपना मुंह उसके बालों पर रख दिया। पड़ोसियों ने एक एक करके अपनी खिड़कियां बंद कर दी। लड़की ने धीरे से अपने से अलग कर दिया। बाहर कब से खड़े थे? पिछले 2 सालों से। लड़की वहां कहकर हंसने लगी। उसे अपने बाप की ऐसी ही बातें बौड़म जान पड़ती थी। मैंने 2 बार घंटी बजाई, तुम लोग कहाँ थे? घंटी खराब है इसलिए तो मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। तुम्हें मुझे फोन पर बताना चाहिए था ना, मैं पिछले 1 घंटे से आगे पीछे दौड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन बीच में लाइन कट गई। तुमने और पैसे क्यों नहीं डाले? मेरे पास सिर्फ 10 पैसे थे। वह औरत काफी चुड़ैल थी। कौन औरत? लड़की ने बैग उठाया। वही जिसने हमें बीच में से काट दिया। आदमी अपना सूटकेस बीच ड्राइंग रूम में घसीट लाया। लड़की उत्सुकता से बैग के भीतर झांक रही थी। सिगरेट के पैकेट, स्कॉच की लंबी बोतल, चॉकलेट के बंडल, वे सारी चीजें जो इसने इतनी हड़बड़ी में फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री दुकान से खरीदी थी, अब बैग से ऊपर झांक रही थी। तुमने अपने बाल कटवा लिए? आदमी ने पहली बार चैन से लड़की का चेहरा देखा। हाँ, सिर्फ छुट्टियों के लिए। कैसे लगते हैं? अगर तुम मेरी बेटी नहीं होती तो मैं समझता कोई लफंगा घर में घुस आया है। ओ पापा! लड़की ने हंसते हुए बैग से चॉकलेट निकाली, रैपर खोला, फिर उसके आगे बढ़ा दी। स्विस चॉकलेट, उसने हवा में झूलते हुए कहा। मेरे लिए 1 गिलास पानी ला सकती हो बेटा? ठहरो, मैं चाय बनाती हूँ। चाय बाद में। वह अपने कोट की अंदरूनी जेब से कुछ टटोलने लगा। नोटबुक, वॉलेट, पासपोर्ट, सब चीजें बाहर निकल आई। अंत में उसे टैबलेट्स की डिब्बी मिली जिसे वह ढूंढ रहा था। लड़की पानी का गिलास लेकर आई
तो उसने पूछा कैसी दवाई है? जर्मन। उसने कहा बहुत असर करती है। उसने टैबलेट पानी के साथ निगल ली, फिर सोफे पर बैठ गया। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। वही कमरा, शीशे का दरवाजा, खुले हुए पर्दों के बीच वही चौकोर हरे रुमाल जैसा लॉन, टीवी के स्क्रीन पर उड़ती पक्षियों की छाया जो बाहर उड़ते थे और भीतर होने का भ्रम देते थे। वह किचन की देहरी पर आया। गैस के चूल्हों के पीछे लड़की की पीठ दिखाई दे रही थी। कॉर्डराय की काली जीन्स और सफेद कमीज जिसकी मुड़ी स्लीव्स बाहों की कोहनियों पर झूल रही थी, वह बहुत हल्की और छुई मुई सी दिखाई दे रही थी। मम्मा कहाँ हैं? उसने पूछा। शायद उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लड़की ने उसे नहीं सुना, किंतु उसे लगा जैसे लड़की की गर्दन कुछ ऊपर उठ रही है। मम्मा क्या ऊपर है? उसने दोबारा कहा और लड़की वैसे ही निश्चल खड़ी रही। तब उसे लगा उसने पहली बार भी उसके प्रश्न को सुन लिया था। क्या वह बाहर गई है? उसने फिर पूछा। लड़की ने बहुत धीरे धुंधले ढंग से सिर हिलाया, जिसका मतलब कुछ भी हो सकता था। पापा कुछ मेरी मदद करोगे? वह लपक कर किचन में चला आया। बताओ क्या काम है? तुम चाय की केतली लेकर भीतर जाओ, मैं अभी आती हूँ। बस, उसने निराश स्वर में कहा। अच्छा, प्याले और प्लेट भी लेते जाओ। वह सब चीजें लेकर भीतर कमरे में चला गया। वह दोबारा किचन में जाना चाहता था, लेकिन लड़की के डर से वह वहीं सोफे पर बैठ रहा। किचन के से कुछ तलने की खुशबू आ रही थी। लड़की उसके लिए कुछ बना रही थी और वह उसकी कोई मदद भी नहीं कर पा रहा था। एक बार इच्छा हुई किचन में जाकर उसे मना कराए कि वह कुछ नहीं खाएगा, किंतु दूसरे क्षण भूख ने उसे पकड़ लिया। सुबह से उसने कुछ भी तो नहीं खाया था। ह्यूस्टन स्टेशन के कैफेटेरिया में इतनी लंबी क्यू लगी थी कि वह टिकट लेकर सीधा ट्रेन में घुस गया। सोचा था डाइनिंग कार में कुछ पेट में डाल लेगा, किंतु वह तो दोपहर से पहले खुलती नहीं थी। सच पूछा जाए तो उसने अंतिम खाना कल शाम फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट में ही खाया था। जब रात को लंदन पहुंचा था तो अपने होटल के बार में पीता रहा था। तीसरे ग्लास के बाद उसने जेब से नोटबुक निकाली, नंबर देखा और बार के टेलीफोन बूथ से जाकर फोन मिलाया था। पहली बार में पता नहीं चला कि उसकी पत्नी की आवाज थी या बच्ची की। उसकी पत्नी ने फोन उठाया होगा, क्योंकि कुछ देर तक फोन का सन्नाटा उसके कान में झनझनाता रहा। फिर उसने सुना वह ऊपर से बच्ची को बुला रही है। तब उसने घड़ी देखी तो उसे अचानक ध्यान आया इस समय वह सो रही होगी और वह फोन नीचे रखना चाहता था, किंतु उसी समय उसे बच्ची का स्वर सुनाई दिया। वह आधी नींद में थी। उसे कुछ देर तक पता ही नहीं चला कि वह इंडिया से बोल रहा है या फ्रैंकफर्ट से या लंदन से। वह उसे अपनी स्थिति समझा ही रहा था कि 3 मिनट हो गए और उसके पास इतनी चेंज भी नहीं बची थी कि वह लाइन के कटने से बचा सके। तसल्ली सिर्फ इतनी थी कि वह नींद, घबराहट और नशे के बीच यह बताने में सफल हो गया कि वह कल उनके शहर पहुंच रहा है। कल यानी आज। वे अच्छे क्षण थे। बाहर इंग्लैंड की पीली और मुलायम धूप फैली थी। वह घर के भीतर था। उसके भीतर गरमाई की लहरें उठने लगी। हवाई अड्डों की भाग दौड़, होटल की हील हुज्जत, ट्रेन टैक्सियों की हड़बड़ाहट से वह सबसे परे हो गया था। वह घर के भीतर था। उसका अपना घर ना सही, फिर भी एक घर। कुर्सियां, पर्दे, सोफा, टीवी। वह अरसे से इन चीजों के बीच रहा था और हर चीज के इतिहास को जानता था। हर 2-3 साल बाद जब वह आता था तो सोचता था बच्ची कितनी बड़ी हो गई होगी और पत्नी कितनी बदल गई होगी। लेकिन ये चीजें उस दिन से एक जगह ठहरी थी। जिस दिन उसने घर छोड़ा था वे उसके साथ जाती थी, उसके साथ लौट आती थी। पापा तुमने चाय नहीं डाली? वह किचन से 2 प्लेटें लेकर आई। एक में टोस्ट मक्खन था और दूसरे में तले हुए सॉसेस। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चाय डालो ना, नहीं तो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। वह उसके साथ सोफे पर बैठ गई। टीवी खोल दो, देखोगे? अभी नहीं। सुनो, मेरे स्टैम्प्स मिल गए? हाँ पापा थैंक्स। वह टोस्ट मक्खन लगा रही थी। लेकिन तुमने चिट्ठी एक भी नहीं लिखी। मैंने एक लिखी थी, लेकिन जब तुम्हारा टेलीग्राम आया तो मैंने सोचा जब तुम आ ही रहे हो तो चिट्ठी भेजने की क्या जरूरत है। तुम सचमुच गागा हो। लड़की ने उसकी ओर देखा और हंसने लगी। यह उसका चिड़ाऊ नाम था जो बाप ने बरसों पहले उसे दिया था जब वह उसके साथ घर में रहता था। वह बहुत छोटी थी और उसने हिंदुस्तानी नाम कभी सुना नहीं था। बच्ची की हंसी का फायदा उठाते हुए वह उसके पास झुक आया, जैसे कोई चंचल चिड़िया हो जिसे केवल सुरक्षा के भ्रामक क्षण में ही पकड़ा जा सकता है। मम्मी कब लौटेंगी? प्रश्न इतना अचानक था कि लड़की झूठ बोल नहीं सकी। वह तो ऊपर अपने कमरे में है। ऊपर? लेकिन तुमने तो कहा था।
धीरे धीरे वह चाकू से जले हुए टोस्ट को कुरद रही थी, मानो उसके साथ साथ वह उसके प्रश्न को भी काट डालना चाहती हो। हंसी अब भी वही थी, लेकिन अब वह बर्फ में जमे कीड़े की तरह उसके होठों पर चिपकी थी। क्या उन्हें मालूम है कि मैं यहाँ हूं? लड़की ने टोस्ट पर मक्खन लगाया, फिर जैम, फिर उसके आगे प्लेटें रख दी। हाँ मालूम है, उसने कहा। क्या वह नीचे आकर हमारे साथ चाय नहीं पिएंगी? लड़की दूसरी प्लेट पर सॉसेस सजाने लगी। फिर उसे याद आया, वह रसोई में गई और अपने साथ मस्टर्ड और केचप की बोतलें ले आई। मैं ऊपर जाकर पूछ आता हूँ। उसने लड़की की तरफ देखा, जैसे उसने अपनी कार्यवाही का समर्थन पाना चाहता हो। जब वह कुछ नहीं बोली तो वह जीने की तरफ जाने लगा। प्लीज पापा। उसके पांव ठिठक गए। आप फिर उनसे लड़ना चाहते हैं? लड़की ने कुछ गुस्से से उसे देखा। लड़ना? लड़ना? वह शर्म से भीगा हुआ हंसने लगा। मैं यहाँ 2000 मील दूर उनसे लड़ने आया हूं? तो फिर आप मेरे पास बैठिए ना। लड़की का स्वर भरा हुआ था। वह अपनी माँ के साथ थी, लेकिन बाप के प्रति क्रूर नहीं थी। वह उसे पुचकारती हुई निगाहों से निहार रही थी। मैं तुम्हारे पास हूं, क्या यह काफी नहीं है? वह खाने लगा। टोस्ट, सॉसेस, दिन के उबले हुए मटर। उसकी भूख उड़ गई थी, लेकिन लड़की की आंखें उस पर थी। वह उसे देख रही थी और कुछ सोच रही थी। कभी कभी टोस्ट का एक टुकड़ा मुंह में डाल लेती और फिर चाय पीने लगती। फिर उसकी ओर देखती, फिर चुपचाप मुस्कुराने लगती। उसे दिलासा सी देती, सब कुछ ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है और जब तक मैं हूं डरने की कोई बात नहीं। डर नहीं था, टैबलेट का असर रहा होगा या यात्रा की थकान। वह कुछ देर के लिए लड़की की निगाहों से हटना चाहता था। वह अपने को हटाना चाहता था। मैं अभी आता हूं, उसने कहा। लड़की ने सशंकित आंखों से उसे देखा। क्या बाथरूम जाएंगे? वह उसके साथ साथ गुसलखाने तक चले आई। तब उसने दरवाजा बंद कर लिया, तो भी उसे लगता रहा कि वह दरवाजे के पीछे खड़ी है। उसने बेसिनी में अपना मुंह डाल दिया और नल का खोल दिया। पानी झरझर उसके चेहरे पर बहने लगा और वह सिसकने सा लगा। आधे बने हुए शब्द उसकी छाती के खोखल से बाहर निकलने लगे थे, जैसे भीतर जमी हुई कुछ उलट रहा हो, उल्टी जो सीधी दिल से बाहर आ रही थी। वह टेबलेट जो कुछ देर पहले खाई थी, अब पीले चूरे सी बेसनी के संगमरमर पर तैर रही थी। फिर उसने नल बंद कर दिया और रुमाल निकालकर मुंह पहुंचा। बाथरूम की खूंटी पर स्त्री के मैले कपड़े टंगे थे। खिड़की खुली थी और बाग का पिछवाड़ा धूप में चमक रहा था। कहीं किसी दूसरे बाग से घास काटने की उनिंदी सी घुर घुर शब्द की आवाज आ रही थी। वह जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद करके कमरे में चला आया। सारे घर में सन्नाटा था। वह किचन में आया तो लड़की दिखाई नहीं दी। वह ड्राइंग रूम में लौटा तो वह खाली पड़ा था। उसे संदेह हुआ कि वह ऊपर वाले कमरे में अपने माँ के पास बैठी है। एक अजीब आतंक ने उसे पकड़ लिया। घर जितना शांत था, उतना ही खतरे से अटा जान पड़ा। वह कोने में गया जहां उसका सूटकेस रखा था। वह जल्दी जल्दी उसे खोलने लगा। उसने अपने कॉन्फ्रेंस के नोट्स और कागज अलग किए। उनके नीचे से वह सारा सामान निकालने लगा जो वह दिल्ली से अपने साथ लाया था। एम्पोरियम का राजस्थानी लहंगा लड़की के लिए, तांबे और पीतल के ट्रिंकेट्स जो उसने जनपद पर तिब्बती लामा हिप्पियों से खरीदे थे, पश्मीने की काश्मीरी शॉल बच्ची की माँ के लिए, एक लाल गुजराती जरीदार स्लीपर जिसे बच्ची और माँ दोनों पहन सकते थे, हैंडलूम के बेड कवर, हिंदुस्तानी टिकटों का एल्बम और बहुत बड़ी सचित्र किताब बनारस द एटर्नल सिटी। फर्श पर धीरे धीरे एक छोटा सा हिंदुस्तान जमा हो गया, जिसे वह हर बार यूरोप आते समय अपने साथ ढो लाता था। सहसा उसके हाथ ठिठक गए। वह कुछ देर तक चीजों के ढेर को देखता रहा। कमरे के फर्श पर बिखरी हुई वे बिल्कुल अनाथ और दयनीय दिखाई दे रही थी। एक पागल सी इच्छा हुई कि वह उन्हें कमरे में जैसे का तैसा छोड़कर भाग खड़ा हो। किसी को पता भी न चलेगा वह कहाँ चला गया। लड़की थोड़ा बहुत जरूर हैरान होगी, किंतु बरसों से वह उससे ऐसे ही अचानक मिलती रही थी और बिना कारण बिछुड़ती रही थी। यू आर अ कमिंग मैन एंड अ गोइंग मैन, वह उससे कहा करती थी, पहले विषाद में और बाद में कुछ कुछ हंसी में। उसे कमरे में ना बैठा देखकर लड़की को ज्यादा सदमा नहीं पहुंचेगा। वह ऊपर जाएगी और माँ से कहेगी, अब तुम नीचे आ सकती हो। वह चले गए। फिर वे दोनों एक साथ नीचे आएंगी और उन्हें राहत मिलेगी। अब उन दोनों के अलावा घर में तो और कोई है नहीं। पापा, चौंक गया वह, जैसे रंगे हाथों पकड़ा गया। खिसियानी सी मुस्कुराहट से लड़की को देखा। वह कमरे की चौखट पर खड़ी थी और खुले हुए सूटकेस को ऐसे देख रही थी जैसे कोई जादू की पिटारी हो जिसने अपने पेट से अचानक रंग बिरंगी चीजों को उगल दिया हो। लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, एक शर्म थी।
जब बच्चे अपने बड़ों को कोई ऐसी ट्रिक करते हुए देखते हैं जिसका भेद उन्हें पहले से मालूम होता है, वे अपने संकोच के छिपाने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो जाते हैं। इतनी चीजें? वह आदमी के सामने कुर्सी पर बैठ गई। कैसे लाने दी? सुना है आजकल कस्टम वाले बहुत तंग करते हैं। नहीं, इस बार उन्होंने कुछ नहीं किया, आदमी ने उत्साह में आकर कहा। शायद इसलिए कि मैं सीधे फ्रैंकफर्ट से आ रहा हूं। उन्हें सिर्फ एक चीज पर शक हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए लड़की की ओर देखा। किस चीज पर? उसने बैग से दाल बीजी का डिब्बा निकाला और उसे खोलकर मेज पर रख दिया। लड़की ने झिझकते हुए 2-4 दाने उठाए और उन्हें सूंघने लगी। क्या है ये? उसने जिज्ञासा से आदमी को देखा। वे भी इसी तरह सूंघ रहे थे। हंसने लगा। उन्हें डर था कि कहीं इसमें कोई चरस गांजा तो नहीं है। हैश? लड़की की आंखें फैल गई। क्या इसमें सचमुच हैश मिली है? खाकर देखो। लड़की ने कुछ दालमोट मुंह में डाले, उन्हें चबाने लगे, फिर हलाट सी हिस करने लगी। मिर्चें होंगी, थूक दो, आदमी ने घबराकर कहा। किंतु लड़की ने उन्हें निगल लिया और छलछलाई आंखों से बाप को देखने लगी। तुम भी पागल हो, सब निगल बैठी। आदमी ने जल्दी से उसे पानी का गिलास दिया और वह उसके लिए लाई थी। मुझे पसंद है। लड़की ने जल्दी से पानी पिया और अपनी कमीज की मुड़ी हुई बांह से आंखें पोंछने लगी। फिर मुस्कुराते हुए आदमी की ओर देखा। आई लव इट। वह कई बातें सिर्फ आदमी का मन रखने के लिए करती थी। उनके बीच बहुत कम मोहलत रहती थी। वह उसके निकट पहुंचने के लिए ऐसे शॉर्टकट लेती थी जिसे दूसरे बच्चे महीनों में पार करते हैं। क्या उन्होंने भी इसे चक्कर देखा था? लड़की ने पूछा। नहीं, उनमें इतनी हिम्मत कहाँ थी। उन्होंने सिर्फ मेरा सूटकेस खोला, मेरे कागजों को उल्टा पलटा और जब उन्हें पता चला मैं कॉन्फ्रेंस में आ रहा हूँ तो उन्होंने कहा, मिस्टर यू मे गो। क्या कहा उन्होंने? लड़की हंस रही थी। उन्होंने कहा, मिस्टर यू मे गो लाइक इन इंडियन क्रो। आदमी ने भेद भरी निगाहों से उसे देखा। क्या है ये? लड़की हंसती रही। जब वह बहुत छोटी थी तो आदमी के साथ पार्क में घूमने जाती थी तो वह सिरफिरा सा खेल खेलते थे। वह पेड़ की ओर देखकर पूछता था, ओ डियर, इज देयर एनीथिंग टू सी? और लड़की चारों तरफ देखकर कहती थी, यस डियर, देयर इज अ क्रो ओवर द ट्री। देखो, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ इंडियन सिक्के लाया था, जो तुमने पिछली बार कहा था ना। हाँ दिखाओ, कहाँ है? लड़की ने कुछ ज्यादा जरूरत से ललकारते हुए कहा। आदमी ने सलमे सितारों से जड़ी एक लाल थैली उठाई जिसे हिप्पी लोग अपने पासपोर्ट के लिए खरीदते थे। लड़की ने उसे उसके हाथ से छीन लिया और हवा में झुलाने लगी। भीतर रखी चवन्नियां अठन्नियां चहचहाने लगी। फिर उसने थैली का मुंह खोल दिया, सारे पैसों को मेज पर बिखेर दिया। हिंदुस्तान में क्या सब लोगों के पास ऐसे ही सिक्के होते हैं? वह हंसने लगा। और क्या सबके लिए क्या अलग अलग बनेंगे? उसने कहा। लेकिन गरीब लोग। उसने आदमी को देखा। मैंने एक रात टीवी में उन्हें देखा था। वह सिक्कों को भूल गई। कुछ असमंजस में फर्श पर बिखरी चीजों को देखने लगी। तब पहली बार आदमी को लगा वह लड़की जो उसके सामने बैठी है कोई दूसरी है। पहचान का फ्रेम वही है जो उसने 2 साल पहले देखा था। उनके बीच की तस्वीर बदल गई है, किंतु वह बदली नहीं थी। वह सिर्फ कहीं और चली गई थी। वे माँ बाप जो अपने बच्चों के साथ हमेशा नहीं रहते, उन गोपनीय मंजिलों के बारे में कुछ नहीं जानते जो उनके अभाव की नींव पर ऊपर बनती रहती हैं। लड़की अपने बचपन की बेसमेंट में जाकर ही पिता से मिल पाती थी, लेकिन कभी कभी उसे छोड़कर दूसरे कमरों में चली जाती थी जिसके बारे में आदमी को कुछ मालूम नहीं था। पापा? लड़की ने उसकी ओर देखा। क्या मैं इन चीजों को समेट कर रख दूं? क्यों, इतनी जल्दी क्या है? नहीं, जल्दी नहीं है, लेकिन मामा आकर देखेंगी तो। उसके स्वर में हल्की सी घबराहट थी, जैसे वे हवा में किसी अदृश्य खतरे को सूंघ रही हो। आएंगी तो क्या? आदमी ने कुछ विस्मय से लड़की की ओर देखा। पापा धीरे बोलो ना। लड़की ने ऊपर के कमरे की तरफ देखा। ऊपर सन्नाटा था, जैसे घर की एक देह हो 2 में बटी, जिसका एक हिस्सा सुन हो और दूसरे में वे दोनों बैठे थे। और तब उसे भ्रम हुआ कि लड़की कोई कठपुतली का नाटक कर रही है। ऊपर के धागे से बंधी हुई, जिसे वह खींचता है वह हिलती है, लेकिन वह न धागे को देख सकता है न उसे हिलाता है। वह उठ खड़ा हुआ। लड़की ने आतंकित होकर उसे देखा। आप कहाँ जा रहे हैं? वह नीचे नहीं आएंगी? उन्हें मालूम है आप यहाँ हैं, इसलिए वह नहीं आना चाहती। नहीं, लड़की ने कहा, इसलिए तो वह कभी भी आ सकती है। कैसे पागल है, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ सकते? आप बैठिए, मैं अभी इन सब चीजों को समेट लेती हूँ। वह फर्श पर उकड़ू बैठ गई। बड़ी सफाई से हर चीज को उठाकर कोने में रखने लगी। मखमल की जूती, पश्मीने की शॉल, गुजरात एम्पोरियम का बेड कवर। उसकी पीठ पिता की ओर थी, किंतु वह उसके हाथ देख सकता था, पतले और सांवले, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, जो उसकी लाई हुई चीजों को आत्मीयता से पकड़ते नहीं थे, सिर्फ
अनमने भाव से अलग ठेल देते थे। वे एक ऐसी बच्ची के हाथ थे जिसने सिर्फ माँ के सीमित और सुरक्षित स्नेह को छूना सीखा था, मर्द के उत्सुक और पीड़ित उन्माद को नहीं, जो पिता के सेक्स की काली कंदरा से उमड़ता हुआ बाहर आता है। अचानक लड़की के हाथ छिटक गए। उसे लगा कोई दरवाजे की घंटी बजा रहा है, लेकिन दूसरे ही क्षण फोन का ध्यान आया जो जीने के नीचे कोटर में था और जंजीर से बंधे पिल्ले की तरह जोर जोर से चीख रहा था। लड़की ने चीजें वैसे ही छोड़ दी और लपकते हुए सीढ़ियों के पास गई। फोन उठाया। एक क्षण तक कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर वह चिल्लाई, मम्मा आपका फोन। बच्ची बैनिस्टर के सहारे खड़ी थी, हाथ में फोन झुलाती हुई। ऊपर का दरवाजा खुला, जीना हिलने लगा, कोई नीचे आ रहा था। फिर एक सिर लड़की के चेहरे पर झुका, गुथा हुआ जूड़ा और फोन के बीच एक पूरा चेहरा उभर आया। किसका है? औरत ने अपने लटकते हुए जूड़े को पीछे धकेल दिया और लड़की के हाथ से फोन खींच लिया। आदमी कुर्सी से उठा। लड़की ने उसकी ओर देखा। हेलो हेलो। औरत की आवाज ऊपर उठी और तब उसे पता चला कि यह उस स्त्री की आवाज है जो उसकी पत्नी थी। वह उसे बरसों के बाद भी सैकड़ों आवाजों की भीड़ में पहचान सकता था। ऊंची पिच पर हल्की सी कांपती हुई, हमेशा से सख्त, आहत, परेशान, उसकी देह की एकमात्र चीज जो देह से परे आदमी की आत्मा पर खून की खरोच खींच जाती। वह जैसे उठा था वैसे ही बैठ गया। लड़की मुस्कुरा रही थी। वह हैंगर के आईने में आदमी का चेहरा देख रही थी और वह चेहरा कुछ ऐसा ही बेडौल दिखाई दे रहा था जैसे उम्र के आईने से औरत की आवाज, उल्टा टेढ़ा, पहेली सा रहस्यमय। वे तीनों व्यक्ति अनजाने में चार में बट गए। लड़की, उसकी माँ, वह और उसकी पत्नी। घर जब गृहस्थी में बदलता है तो अपने आप फैलता जाता है। तुम जैनी से बात करोगी? औरत ने लड़की से कहा और बच्ची जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। वह उछलकर सीढ़ी पर आई और माँ से टेलीफोन ले लिया। हेलो जेनी, इट इज मी। वह 2 सीढ़ियां नीचे उतरी। अब आदमी उसे पूरा पूरा देख सकता था। बैठो ना। आदमी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके स्वर में एक बेबस सा अनुनय था, मानो उसे डर हो कि कहीं उसे देखकर उल्टे पांव न लौट जाए। वह एक क्षण अनिश्चय में खड़ी थी। अब वापस मुड़ना निरर्थक था, लेकिन इस तरह उसके सामने खड़े रहने का भी तो कोई तुक नहीं था। वह स्टूल खींचकर टीवी के आगे बैठ गई। कब आए? उसका स्वर इतना धीमा था कि आदमी को लगा टेलीफोन पर कोई दूसरी औरत बोल रही थी। काफी देर हो गई, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम ऊपर कमरे में हो। स्त्री चुपचाप उसे देखती रही। आदमी ने जेब से रुमाल निकाला, पसीना पोंछा, मुस्कुराने की कोशिश में मुस्कुराने लगा। मैं तो बहुत देर तक बाहर खड़ा था, मुझे पता ही नहीं था घंटी खराब है, गैरेज खाली पड़ा था। मैंने सोचा तुम दोनों कहीं बाहर गए हो। तुम्हारी कार? उसे मालूम था, फिर भी उसने पूछा। सर्विसिंग के लिए गई है, स्त्री ने कहा। वह हमेशा से उसकी छोटी बेकार की बातों से नफरत करती आई थी, जबकि आदमी के लिए वे कुछ ऐसे तिनके थे जिन्हें पकड़कर वह डूबने से बचा सकता था, कम से कम कुछ देर के लिए तो। तुम्हें मेरा टेलीग्राम मिल गया था? मैं फ्रैंकफर्ट से आया था, उसी टिकट पर यहाँ आ गया। कुछ पाउंड ज्यादा देने पड़े। मैंने तुम्हें वहां से फोन भी किया था, लेकिन तुम दोनों कहीं बाहर थे। कब? औरत ने हल्की जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। हम दोनों तो घर में ही हैं। घंटी बज रही थी, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। हो सकता है ऑपरेटर मेरी अंग्रेजी नहीं समझ सकी और गलत नंबर दे दिया हो। लेकिन सुनो, वह हंसने लगा। एक अजीब बात हुई। हीथ्रो पर मुझे एक औरत मिली जो पीछे से बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखाई दे रही थी। यह तो अच्छा हुआ मैंने उसे बुलाया नहीं। हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तानी औरतें एक जैसी ही दिखाई देती हैं। वह बोले जा रहा था। वह उस आदमी की तरह था जो आंखों पर पट्टी बांधकर हवा में तैनी हुई रस्सी पर चलता है। स्त्री कहीं बहुत नीचे थी, एक सपने में, जिसे वह बहुत पहले कभी जानता था, किंतु अब उसे याद नहीं आ रहा था कि वह उसके सामने क्यों बैठा था। वह चुप हो गया। उससे ख्याल आया, इतनी देर से वह सिर्फ अपनी आवाज सुन रहा है। उसके सामने बैठी स्त्री बिल्कुल चुप बैठी थी, उसकी और बहुत ठंडी और हताश निगाहों से देख रही थी। क्या बात है? आदमी ने कुछ भयभीत सा होकर पूछा। मैंने तुमसे मना किया था ना, तुम समझते क्यों नहीं? किसके लिए? तुमने किसके लिए मना किया था? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। मेरे घर तुम ये सब क्यों लाते हो? क्या फायदा इनका? पहले क्षण वह नहीं समझा कौन सी चीजें। फिर उसकी निगाहें फर्श पर गई। शांति निकेतन का पर्स, डाक टिकटों का एल्बम, दाल बीजी का डब्बा, वे सब बिल्कुल लुटी पिटी दिखाई दे रही थी। जैसे वह कुर्सी पर बैठा हुआ था वैसे ही वे फर्श पर बिखरी हुई थी। कौन सी ज्यादा है? उसने खिसियाते हुए कहा। इन्हें न लाता तो आधा सूटकेस तो खाली पड़ा रहता। लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। तुम क्या इतनी सी बात नहीं समझ सकते? स्त्री की आवाज कांपती हुई ऊपर उठी, जिसके पीछे ना जाने कितनी लड़ाइयों की पीड़ा, कितने नरकों का पानी भरा था, जो बांध टूटते ही उसके पास आने लगे, एक एक इंच आगे बढ़ता हुआ। उसने जेब से रुमाल निकाला
और अपने लथपथ चेहरे को पोंछने लगा। क्या तुम्हें इतनी देर के लिए आना भी बुरा लगता है? हाँ। उसका चेहरा तन गया, फिर अजीब हताशा में ढीली पड़ गई। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती बस। क्या यह इतना आसान है? वह जिद्दी लड़के की तरह उसे देखने लगा, जो सवाल समझ लेने के बाद भी बहाना करता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आया। वक्कू, उसने धीरे से कहा, प्लीज मुझे माफ करो। औरत ने कहा, तुम चाहती क्या हो? लीव मी अलोन। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं चाहती। मैं बच्ची से भी मिलने नहीं आ सकता? इस घर में नहीं, तुम मुझसे कहीं बाहर मिल सकते हो। बाहर? आदमी ने हक बकाकर सिर उठाया। बाहर कहा? उस क्षण वह भूल गया कि बाहर सारी दुनिया फैली है, पार्क, सड़कें, होटल के कमरे, उसका अपना संसार। बच्ची कहां कहां उसके साथ घिसेगी। वह फोन पर हंस रही थी, कुछ कह रही थी। नहीं, आज मैं नहीं आ सकती, डैडी घर में हैं, अभी अभी आ रहे हैं। नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैंने पूछा नहीं। क्या नहीं मालूम? शायद उसकी सहेली ने पूछा था। वह कितने दिन यहाँ रहेंगे? सामने बैठी स्त्री भी शायद यह जानना चाहती थी। कितना समय, कितनी घड़ियां, कितनी यातना अभी और उसके साथ भोगनी पड़ेंगी। शाम की आखिरी धूप भीतर आ रही थी। टीवी का स्क्रीन चमक रहा था, लेकिन वह खाली था। उसमें सिर्फ स्त्री की छाया बैठी थी। जैसे खबरें शुरू होने से पहले अनाउंसर की छवि दिखाई देती है, पहले कमजोर, धुंधली, फिर धीरे धीरे ब्राइट। वह सांस रोके प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह कुछ कहेगी। हालांकि उसे मालूम था कि पिछले वर्षों से सिर्फ एक न्यूज रील है जो हर बार मिलने पर एक पुरानी पीड़ा का टेप खोलने लगती है, जिसका संबंध किसी दूसरों की जिंदगी से है। चीजें और आदमी कितनी अलग है। बरसों बाद भी घर, किताबें, कमरे वैसे ही रहते हैं जैसा तुम छोड़ गए थे। लेकिन लोग तो उसी दिन से मरने लगते हैं जिस दिन से अलग हो जाते हैं। मरते नहीं, एक दूसरे की जिंदगी जीने लगते हैं, जो धीरे धीरे उस जिंदगी का गला घोट देती है जो तुमने साथ गुजारी थी। मैं सिर्फ बच्ची से नहीं, वह हकलाने लगा, तुमसे भी मिलने आया था। मुझसे? औरत के चेहरे पर हंसी, हिकारत, हैरानी एक साथ उमड़ आई। तुम्हारी झूठ की आदत अभी तक गई नहीं। तुमसे झूठ बोलकर अब मुझे क्या मिलेगा? मालूम नहीं तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे जो मिला है मैं तो उसे भोग रही हूँ ना। उसने एक ठहरी ठंडी निगाह से बाहर देखा। मुझे अगर तुम्हारे बारे में पहले से ही कुछ मालूम होता तो मैं कुछ कर सकती थी। क्या कर सकती थी? कुछ भी। मैं तुम्हारी तरह अकेली नहीं रह सकती, लेकिन अब इस उम्र में अब मुझे कोई देखता भी तक नहीं। मुक्कू, उसने हाथ पकड़ लिया। मेरा नाम मत लो, वह सब खत्म हो गया। वह रो रही थी, बिल्कुल निसंग, जिसका गुजरे हुए आदमी और आने वाली उम्मीद दोनों से कोई सरोकार नहीं था। आंसू जो एक कारण से नहीं, पूरा पत्थर हट जाने से आते हैं, एक ढलुआ जिंदगी पर नाले की तरह बहते हैं। औरत बार बार उन्हें हाथ से झटक देती थी। बच्ची कब से फोन के पास चुप बैठी थी। वह जीने की सबसे निचली सीढ़ी पर बैठी थी और सूखी आंखों से रोती माँ को देख रही थी। उसके सब प्रयत्न निष्फल हो गए थे, किंतु उसके चेहरे पर निराशा नहीं थी। हर परिवार के अपने दुस्वप्न होते हैं जो एक अनवरत पहिए में घूमते हैं। वह उसमें हाथ नहीं डालती थी। इतनी कम उम्र में वह इतना बड़ा सत्य जान गई थी कि मनुष्य के मन और बाहर की सृष्टि में एक अद्भुत समानता है। वे जब तक अपना चक्कर पूरा नहीं कर लेते, उन्हें बीच में रोकना बेईमानी है। वह बिना आदमी को देखे माँ के पास गई, कुछ कहा जो उसके लिए नहीं था। औरत ने उसे अपने पास बैठा लिया, बिल्कुल अपने से सटाकर। काउच पर बैठी वे दोनों दो बहनों सी लग रही थी। वे उसे भूल गई थी। कुछ देर पहले जो ज्वार उठा था उसमें घर डूब गया था, लेकिन अब पानी वापस लौट गया था और आदमी वहां था जहां उसे होना चाहिए था, किनारे पर। उसे यह ईश्वर का वरदान जैसा जान पड़ा। वह दोनों के बीच बैठा है, अदृश्य। बरसों से उसकी यह साध रही थी कि वह माँ और बेटी के बीच अदृश्य बैठा रहे। सिर्फ ईश्वर ही अपनी दया से अदृश्य होता है, यह उसे मालूम था। किंतु जो आदमी गड्ढे की सबसे निचली सतह पर जीता है, उसे तो कोई भी नहीं देख सकता। माँ और बच्ची ने उसे अलग छोड़ दिया था। यह उसकी उपेक्षा नहीं थी। उसकी तरफ से मुंह मोड़कर उन्होंने उसे अपने पर छोड़ दिया था, ठीक वहीं जहां उसने बरसों पहले घर छोड़ा था। लड़की माँ को छोड़कर उसके पास आकर बैठ गई। आप हमारा बाग देखने चलोगे? अभी? उसने कुछ विस्मय से लड़की को देखा। वह कुछ अधीर सी उतावली दिखाई दे रही थी, जैसे उसे कुछ कहना चाहती हो जिसे कमरे के भीतर कहना असंभव हो। चलो, आदमी ने उठते हुए कहा, लेकिन पहले इन चीजों को ऊपर ले जाओ। हम इन्हें बाद में समेट लेंगे। बाद में कब? आप चलिए तो, लड़की घसीटते हुए ले गई। इनसे कहो अपना सामान सूटकेस में रख लें। स्त्री की आवाज सुनाई दी। उसे लगा किसी ने अचानक पीछे से धक्का दिया हो। वह चमक कर पीछे मुड़ा। क्यों? मुझे इनकी जरूरत नहीं। उसके भीतर एक लपलपाता अंधड़ उठने लगा। मैं नहीं ले जाऊंगा, तुम चाहो तो इन्हें बाहर फेंक सकती हो। बाहर?
स्त्री की आवाज थरथरा रही थी। मैं इनके साथ तुम्हें भी बाहर फेंक सकती हूँ। रोने के बाद उसकी आंखें चमक रही थी। गालों का गीलापन सूखे कांच सा जम गया, जो पहुंचे हुए नहीं, सूखे हुए आंसू से उभर कर आता है। क्या हम बाग देखने नहीं चलेंगे? बच्ची ने उसका हाथ खींचा और वह उसके साथ चलने लगा। वह कुछ भी नहीं देख रहा था। घास, क्यारियां और पेड़ एक गूंगी फिल्म की तरह चल रहे थे। सिर्फ उसकी पत्नी की आवाज एक भुतेली कमेंट्री की तरह गूंज रही थी, बाहर 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 बाहर। आप मम्मी के साथ बहस क्यों करते हैं? लड़की ने कहा। मैंने बहस कहाँ की? उसने बच्ची को देखा जैसे वह उसकी दुश्मन हो। आप करते हैं। लड़की का स्वर अजीब सा हठीला हुआ है। वह अंग्रेजी में यू कहती थी, जिसका मतलब प्यार में तुम होता है और नाराजगी में आप। अंग्रेजी सर्वनाम की यह संदिग्धता बाप बेटी के रिश्ते को हवा में टांगे रहती है, कभी बहुत पास, कभी बहुत पराया, जिसका सही अंदाज उसे सिर्फ लड़की की टीम में टटोलना पड़ता है। एक अजीब से भय ने उस आदमी को पकड़ लिया। वह एक ही समय में माँ और बच्ची दोनों को नहीं खोना चाहता था। बड़ा प्यारा बाग है। यहाँ क्या माली आता है? उसने फुसलाते हुए कहा। नहीं, माली नहीं। मैं शाम को पानी देती हूँ और छुट्टी के दिन मम्मी घास काटती है। इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। लॉन बहुत छोटा था, हरा पीला मखमली, पीछे गैराज था और दोनों तरफ झाड़ियों की फेंस लगी थी। बीच में एक घना बूढ़ा विलो खड़ा था। लड़की पेड़ के पीछे छिपसी गई। फिर उसकी आवाज में सुनाई दी, कहाँ हो तुम? वह चुपचाप दबे पांव से पेड़ के पीछे चला आया, हैरान सा। विलो और फेंस के बीच काली लकड़ी का बाड़ा था, जिसके दरवाजे पर एक खरगोश बाहर झांक रहा था। दूसरा खरगोश लड़की की गोद में था। वह उसे सहला रही थी जैसे ऊन का गोला हो, जो कभी भी हाथ से छूटकर झाड़ियों में गुम हो जाएगा। ये हमने अभी पाले हैं, पहले 2 थे, अब 4। बाकी कहाँ हैं? बाड़े के भीतर, बहुत छोटे हैं। पहले उसका मन भी खरगोश को छूने के लिए हुआ, किंतु उसका हाथ अपने आप बच्ची के सिर पर चला गया। वह धीरे धीरे उसके भूरे छोटे बालों से खेलने लगा। लड़की चुप थी और खरगोश अपनी नाक से सिकुड़ता हुआ उसकी ओर ताक रहा था। पापा, लड़की ने बिना सिर उठाए धीरे से कहा। क्या आपने डेरिटन का टिकट लिया है? नहीं, क्यों? ऐसे ही। यहाँ वापसी का टिकट बहुत सस्ता मिल जाता है। क्या उसने यही पूछने के लिए उसे यहाँ बुलाया था? उसने धीरे से अपना हाथ लड़की के सिर से हटा लिया। आप रात को कहाँ रहेंगे? लड़की का स्वर बिल्कुल भावहीन था। अगर मैं यहीं रहूं तो? लड़की ने धीरे से खरगोश को बाड़े में रख दिया और खट से दरवाजा बंद कर दिया। मैं हंसी कर रहा था। उसने हंसकर कहा, मैं आखिरी ट्रेन से लौट जाऊंगा बेटा। लड़की ने मुड़कर उसकी ओर देखा। यहाँ 2-3 अच्छे होटल भी हैं, मैं अभी फोन करके पूछ लेती हूँ। बच्ची का स्वर बहुत कोमल हो आया। यह जानते हुए कि उस रात को वह घर में नहीं ठहरेगा, वह माँ से हटकर आदमी के साथ हो गई। धीरे से उसका हाथ पकड़ा, उसे वैसे सहलाने लगी जैसे अभी कुछ देर पहले खरगोश को सहला रही थी, लेकिन आदमी का हाथ पसीने से तरबतर था। सुनो, मैं अगली छुट्टियों में इंडिया आऊंगी, इस बार पक्का है। उसे कुछ आश्चर्य हुआ कि आदमी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बाड़े में खरगोशों की खटर पटर सुनाई दे रहे थे। पापा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम हर साल यही कहती हो। कहती हूँ, लेकिन इस बार मैं आऊंगी। डोंट यू बिलीव मी? भीतर चलें? मम्मी हैरान हो रही होगी कि हम कहाँ रह गए। अगस्त का अंधेरा चुपचाप चला आया। हवा में विलो की पत्तियां सरसरा रही थी। कमरों के पर्दे गिरा दिए गए थे, लेकिन रसोई का दरवाजा खुला था। लड़की भागते हुए भीतर गई। सिंक का नल खोलकर हाथ धोने लगी। वह उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। सिंक के ऊपर आईने में उसने अपना चेहरा देखा। रूखी गर्द और बड़ी हुई दाढ़ी, सुर्ख आंखों के बीच उसकी और हैरत से ताकता हुआ। नहीं, तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं। पापा, क्या तुम अब भी अपने आप से बोलते हो? लड़की ने पानी में भीगा हुआ अपना चेहरा उठाया। वह शीशे में उसे देख रही थी। हाँ, लेकिन अब मुझे कोई सुनता नहीं है। उसने धीरे से बच्ची के कंधे पर हाथ रखा। क्या फ्रिज में सोडा होगा? तुम भीतर चलो, मैं अभी लाती हूँ। कमरे में कोई नहीं था। उसकी चीजें बटोर दी गई थी। सूटकेस कोने में खड़ा था। जब वे बाग में थे, उसकी पत्नी ने शायद उन सब चीजों को देखा होगा, उन्हें छुआ होगा। वह उससे चाहे कितनी नाराज क्यों ना हो, चीजों की बात अलग थी। वह उन्हें ऊपर नहीं ले गई थी, लेकिन दोबारा सूटकेस में डालने की हिम्मत नहीं की। उसने उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दिया। कुछ देर बाद जब बच्ची सोडा और गिलास लेकर आई, तो उसे सहसा पता ही नहीं चला कि वह कहाँ बैठा है। कमरे में अंधेरा था, पूरा अंधेरा। सिर्फ इतना जिसमें कमरे में बैठा आदमी चीजों की बीच चीज जैसा ही दिखाई देता था। पापा, तुमने बत्ती नहीं जलाई? अभी जलाता हूँ। वह उठा स्विच को ढूंढने लगा। लड़की ने सोडा और गिलास मेज पर रख दिया और टेबल लैंप जला दिया। मम्मी कहाँ है? वह नहा रही हैं, अभी आती होंगी। उसने बैग से विस्की निकाली जो उसने फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पर खरीदी थी। गिलास में डालते हुए उसके हाथ ठिठक गए। तुम्हारी जिंजर एल कहाँ है?
मैं अब असली बियर पीती हूँ। लड़की ने हंसकर उसकी ओर देखा। तुम्हें बर्फ चाहिए? नहीं, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? बाड़े में खाना डाल ले, नहीं तो वे एक दूसरे को मारकर खा जाएंगे। वह बाहर गई तो खुले दरवाजे से बाग का अंधेरा दिखाई दिया। तारों की पीली तलछट चिलमिलाता हुआ। हवा नहीं थी, बाहर का सन्नाटा घर की अदृश्य आवाजों के भीतर से छनकर आता था। उसे लगा वह अपने घर में बैठा है, जो कभी बरसों पहले होता था अब हो रहा है। वह शावर के नीचे गुनगुनाती रहती थी, और जब वह बालों पर तौलिए और साफे की तरह बांधकर निकलती थी, तब पानी की बूंदें बाथरूम से लेकर अपने कमरे तक लकीर बनाती जाती थी। पता नहीं वह लकीर कहाँ बीच में सूख गई, कौन सी जगह, किस खास मोड़ पर वह चीज हाथ से छूट गई, जिसे कभी वह दोबारा नहीं पकड़ पाया। उसने कुछ और विस्की डाली, हालांकि गिलास अभी खाली नहीं होता। उसे कुछ अजीब सा लगा कि पिछली रात भी यही घड़ी थी जब वह पी रहा था, लेकिन तब वह हवा में था। जब उसे एयर होस्टेस की आवाज सुनाई दी कि हम चैनल पार कर रहे हैं, तो उसने हवाई जहाज की खिड़की से नीचे देखा। कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ना समुद्र, ना लाइट हाउस, सिर्फ अंधेरा, अंधेरे में बहता हुआ अंधेरा, फिर कुछ भी नहीं। और तब नीचे अंधेरे में झांकते हुए उसे ख्याल आया कि वह चैनल जो नीचे कहीं दिखाई नहीं देता था, असल में भीतर ही है, उसकी एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी तक फैला हुआ, जिसे वह हमेशा पार करता रहेगा, कभी इधर कभी उधर। बिंदु कहाँ है? उसने चौंक कर ऊपर देखा। वह वहां कब से खड़ी थी, उसे पता ही नहीं चला। बाहर बाग में उसने कहा खरगोशों को खाना देने। वह अलग खड़ी थी बेनिस्टर के नीचे। नहाने के बाद उसने एक लंबी मैक्सी पहन ली थी, बाल खुले थे, चेहरा बहुत धुला हुआ और चमकीला सा लग रहा था। वह मेज पर रखे उसके गिलास को देख रही थी। उसका चेहरा शांत था। शावर ने जैसे न केवल उसके चेहरे की बल्कि उसके संताप को भी धो डाला था। बर्फ भी रखी है? उसने कहा। नहीं, मैंने सोडा ले लिया, तुम्हारे लिए एक बना दूं? उसने सिर हिलाया, जिसका मतलब कुछ भी था। उसे मालूम था कि गर्म पानी से नहाने के बाद उसे कुछ ठंडा पीना अच्छा लगता है। अरसे बाद भी उसकी आदतों को भूला नहीं था, बल्कि उन आदतों के सहारे ही तो दोनों के बीच पुरानी पहचान लौट आती थी। वह रसोई में गया, उसके लिए एक गिलास ले आया, उसमें थोड़ी सी बर्फ डाली, विस्की मिलाने लगा तो उसकी आवाज सुनाई दी। बस इतनी काफी है। खुली हुई आवाज थी जिसमें कोई रंग नहीं था, न स्नेह न नाराजगी का, एक शांत तटस्थ आवाज। वह सीढ़ियों से हटकर कुर्सी के पास चली आई। तुम बैठोगी नहीं? उसने कुछ चिंतित होकर पूछा। उसने अपना गिलास उठाया, वहीं स्टूल पर बैठ गई जहां दोपहर को बैठी थी, टीवी के पास, लेकिन टेबल लैंप से दूर, जहां सिर्फ रोशनी की पतली सी झाई उस तक पहुंच रही थी। कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर स्त्री की आवाज सुनाई दी। घर में सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं। ये सब चीजें उन्होंने ही भेजी हैं? मुझे मालूम है, औरत ने कुछ थके स्वर में कहा। क्यों उन बेचारों को तंग करते हो? तुम ढो ढो कर इन चीजों को लाते हो और ये यहाँ बेकार रहती हैं। वे यही कर सकते हैं, उसने कहा। तुम बरसों से वहां गई नहीं, वे बहुत याद करते हैं। अब जाने का कोई फायदा है? उसने गिलास से लंबा घूंट लिया। मेरा तो अब उनसे कोई रिश्ता नहीं। तुम बच्ची के साथ तो आ सकती हो। उसने अभी तक हिंदुस्तान नहीं देखा। वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, अगले साल वह 14 वर्ष की हो जाएगी। कानून के मुताबिक तब वह कहीं भी जा सकती है। मैं कानून की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे बिना वह कहीं नहीं जाएगी। स्त्री ने गिलास की भीगी सतह से आदमी को देखा। मेरा बस चले तो उसे वहां कभी ना भेजूं। क्यों? वह धीरे से हंसी। क्या हम हिंदुस्तानी उसके लिए काफी नहीं है? वह बैठा रहा। कुछ देर बाद रसोई का दरवाजा खुला, लड़की भीतर आई, चुपचाप दोनों को देखा, फिर जीनी के पास चली गई जहाँ टेलीफोन रखा था। किसे कर रही हो? औरत ने पूछा। लड़की चुप रही, फोन का डायल घुमाने लगी। आदमी उठा, उसकी ओर देखा। थोड़ा सा और लोगी? नहीं, उसने सिर हिलाया। आदमी धीरे धीरे अपने गिलास में डालने लगा। क्या बहुत पीने लगे हो? नहीं, आदमी ने सिर हिलाया। सफर में कुछ ज्यादा ही हो जाता है। मैंने सोचा था अब तक तुमने घर बसा लिया होगा। कैसे? तुम्हें यह भ्रम क्यों हुआ? औरत कुछ देर तक नीरव आंखों से उसे देखती रही। क्यों? उस लड़की का क्या हुआ? वह तुम्हारे साथ नहीं रहती? स्त्री के स्वर में कोई उत्तेजना नहीं थी, ना क्लेश की छाया, जैसे दो व्यक्ति मुद्दत बाद किसी ऐसी घटना की चर्चा कर रहे हो जिसने एक झटके से दोनों को अलग छोरों पर फेंक दिया था। मैं अकेला रहता हूँ माँ के साथ। क्यों, क्या बात हो गई? औरत ने तनिक विस्मय से कहा। कुछ नहीं, मैं शायद साथ रहने के काबिल ही नहीं हूं। उसका स्वर असाधारण रूप से धीमा हो गया, जैसे वह उसे अपनी किसी गुप्त बीमारी के बारे में बता रहा हो। तुम हैरान हो, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। वह कुछ और कहना चाहता था, प्रेम के बारे में, वफादारी के बारे में, विश्वास और धोखे के बारे में। कोई बड़ा सत्य है जो बहुत सी झूठों से मिलकर बनता है। विस्की की धुंध में बिजली की तरह काम था और दूसरे क्षण हमेशा के लिए अंधेरे में लोप हो जाता।
लड़की शायद इस क्षण की ही प्रतीक्षा कर रही थी। वह टेलीफोन से उठकर आदमी के पास आई, एक बार माँ को देखा, टेबल लैंप के पीछे अंधेरे के आधे कोने में छिप गई। वह आदमी गिलास के पीछे सिर्फ एक डबडबाता धब्बा बनकर रह गया। पापा, लड़की के हाथ में कागज का पुर्जा था। यह होटल का नाम है, टैक्सी तुम्हें सिर्फ 10 मिनट में पहुंचा देगी। उसने लड़की को अपने पास खींच लिया, कागज जेब में रख लिया। कुछ देर तक तीनों चुप बैठे रहे, जैसे बरसों पहले यात्रा पर निकलने से पहले घर के सब प्राणी एक साथ सिमटकर चुप बैठ जाते थे। बाहर बहुत से तारे निकल आए थे, जिसमें बूढ़ी विलो, झाड़ियां, खरगोश का बाड़ा एक निस्पंद पीले आलोक में पास पास सरक आए थे। उसने अपना गिलास मेज पर रखा, फिर धीरे से लड़की को चूमा, अपना सूटकेस उठाया, और जब लड़की ने दरवाजा खोला तो क्षण भर देरी पर ठिठक गया। मैं चलता हूँ, उसने कहा। पता नहीं यह बात उसने किससे कही थी, किंतु जहां वह बैठी थी वहां से कोई आवाज नहीं आई। वहां उतनी ही घनी चुप्पी थी जितनी बाहर अंधेरे में जहां वह जा रहा था। तो यह कहानी थी निर्मल वर्मा द्वारा रचित एक दिन का मेहमान।